हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, यूपीआरओ और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षावाड़ी का लेटेस्ट एडिशन लेके आए हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक समग्र अध्ययन को कवर किया जाएगा जो कि यूपी बजट, यूपी समसामयिकी और यूपी जिला संक्षिप्त पर आधारित है। इसका जो 20वां संस्करण है इसको मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपका कवर कराया था। उसमें आपकी पीडीएफ भी साथ में दी गई थी और आपके जो क्लासेस हैं उनको भी साथ में दिया गया था। तो वो वाला एडिशन हमने उसके साथ ही में उनकी सभी की पीडीएफ दे दी थी। अभी ये जो एडिशन चल रहा है इसकी आपको जैसे अभी तक देखा जाए तो आपकी 15 चैप्टर तक पीडीएफ दे दी गई है, तो आपकी इतनी दे दी गई है। तो इसके बाद की जो मतलब आगे की जो पीडीएफ है उसको भी इसी तरीके से दे दिया जाएगा। हाँ, 2-3 दिन का डिले हो जा रहा है, बट ये है कि आपको पीडीएफ प्रत्येक चैप्टर की सीक्वेंस वाइज मिलेगी। उसमें मैंने आपको एक जो लिंक होती है उसको दिया गया है चैप्टर का, उसके बाद नीचे ही पीडीएफ दी है ताकि ये रहे कि इस लेक्चर की यही पीडीएफ है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको सभी का आ रहा था मेरे द्वारा जो पहला वाला परीक्षावाड़ी का एडिशन चलाया जा रहा है तो ये चला गया था, तो उसके से रिलेटेड भी पीडीएफ पूछ रहे हैं। तो उसमें जब उस टाइम पे कराया था तो मैंने उस टाइम पे डाल दी थी। तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके वहाँ आप सर्च करेंगे पुराना वाला पीडीएफ तो आपको वो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको वो वाला नहीं तो क्योंकि उसी का ये लेटेस्ट एडिशन है, तो अगर वो नहीं मिल रहा है तो ये तो मैं हाल ही में डाल ही रही हूँ, तो इसको आप देख लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो 20वां एडिशन है वो अभी अपडेटेड इतना नहीं है, लेकिन 21वां एडिशन जो अभी आया हुआ है वो तो अपडेटेड ही। तो आपके एग्ज़ाम में तो सिर्फ क्वेश्चन बेसिक तो दोनों का सेम ही है। हाँ, करेंट ओरिएंटेड चीज़ें हैं जो आपकी अपडेट कर दी गई हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड हुआ, बजट से रिलेटेड। और अभी इस बार का जो 21वां आया हुआ है उसमें जिला संक्षिप्त को अलग से ऐड ऑन किया गया है, तो इसमें कुछ अलग डायमेंशन दिया गया है, बुक का पैटर्न भी चेंज किया है, तो इस अकॉर्डिंग इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आप अगर वो वाला नहीं मिल रहा है तो आप इसका 21वें को फॉलो करें और इसी को कंप्लीट तरीके से देखें। और पीडीएफ आपको बता ही दिया गया है कि आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जो यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा है। चलिए, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो शुरू करते हैं कि अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है आज हमारा 17वां चैप्टर है। इसके पहले आपके 16 चैप्टर हो गए हैं, और अगर उनको नहीं देखा है तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करें, और वहाँ प्लेलिस्ट में आपकी यूपी स्पेशल लेटेस्ट एडिशन वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप अपने लेक्चर सिक्वेंस वाइज देख सकते हैं। वैसे तो है ही वीडियो में, लेकिन आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपको एक सीक्वेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट के डे बाय डे के अकॉर्डिंग पूरे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक आता है वह उत्तर प्रदेश ग्राम एवं नगर विकास के बारे में, कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का ग्राम एवं नगरीय विकास हुआ, किस तरीके की इसमें योजनाएं चलाई गई, इसकी क्या स्पेशलिटी है, तो इन सब के बारे में जानते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा प्रदेश में ग्रामीण या नगरीय विकास हेतु अनेक केंद्रीय, प्रादेशिक एवं संयुक्त योजनाएं व कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो ये कहाँ किस किस स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं? आपके केंद्रीय स्तर पर भी है, प्रादेशिक स्तर पर भी है, और कुछ संयुक्त योजनाएं भी चलाई गई। ग्राम्य विकास एवं रोजगार योजनाओं के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आता है कि राज्य ग्राम विकास संस्थान के बारे में। यह जो संस्थान है वह ग्राम विकास से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्शी कार्यों हेतु 1 अप्रैल 1982 को दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्सी तालाब, लखनऊ में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के बारे में, जो कि प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने हेतु आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन आवास एवं विकास परिषद का गठन 1966 में किया गया। परिषद के द्वारा सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग आवास, अल्प आय वर्ग आवास जो कि LIG, मध्यम आय वर्ग आवास जो कि MIG, और उच्च आय वर्ग आवास में HIG के योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर ये विभिन्न तरीके की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब आता है DNRLM, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बात की जाए तो इसका शुभारंभ जो हुआ था वह मार्च 2016 में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण में निर्धन परिवारों की आजीविका में सुधार में वृद्धि करना है। इसका नोडल विभाग जो था वह ग्रामीण विकास मंत्रालय जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है वह था। और विशिष्ट तथ्यों में देखा जाए तो इसमें केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी का अनुपात 75:25 के अनुपात में रहा है। इस योजना में निर्धन ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रियायती दर पर ऋण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती
जाती है और उपरोक्त मिशन का निर्माण जो है वो 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना और 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के विलय उपरांत किया गया है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में, जिसका उद्देश्य प्रदेश के सभी ग्रामीण गरीबों की कम एक महिला सदस्य को समूह या अन्य सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से संगठित कर स्वावलंबी बनाना है। इसका शुभारंभ जो है 2013 में किया गया और इसके विशिष्ट तत्वों को देखा जाए तो इसमें केंद्र व राज्य सरकार की योजना को क्रमशः 60 और 40% के अंतर्गत देखा जाता है। मतलब कि केंद्र का जो उत्तरदायित्व रहेगा वो 60% और राज्य का 40%। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में, कि जिसका प्रारंभ जो है वह 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में किया गया और इसका उद्देश्य पंचायतों एवं ग्राम सभाओं की क्षमता या प्रभावशीलता में वृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण करना है। इसका कार्यान्वयन अवधि 2018 से 19 में रही से 2021-22 तक रही है, जिसकी पूर्व मंजूरी जो रही है वह 1 अप्रैल 2022 में रही, जो कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक रहा है। इसका कार्यान्वयन विभाग जो है वह पंचायती राज मंत्रालय है और इसका विजन सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास आता है। विशेष तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए तो यह केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में यह योजना वर्ष 2018-19 से चलाई जा रही है और इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार का योगदान क्रमशः 60:40 के अनुपात में होता है। इसमें पहाड़ी राज्यों में यह अनुपात 90:10 के अनुपात में देखा जाता है। यह मुख्य रूप से SDG लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहायक होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है जल जीवन मिशन के बारे में, जो कि केंद्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1972 में संचालित पेयजल आपूर्ति संबंधी पूर्ववर्ती त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम का नाम बदलकर 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किया गया। फिर 15 अगस्त 2019 को इसका नाम जल जीवन मिशन कर दिया गया। इस योजना का लक्ष्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की पानी की आपूर्ति कराना होता है। राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के बारे में, जो कि राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से पेयजल आपूर्ति हेतु 2016 से 17 में प्रदेश में राज्य ग्रामीण पेयजल योजना चलाई जा रही है। अब आता है सफाई कर्मचारी के बारे में। सफाई कर्मचारियों के बारे में बात की जाए तो यह प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के लिए यह योजना 1 मार्च 2008 से चलाई जा रही है और इस योजना के तहत शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्थायी कर्मियों की नियुक्ति की जाती है। बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसका प्रारंभ 11 नवंबर 2019 को किया गया और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता व व्यवसाय को बढ़ावा देना और रोजगार में वृद्धि करना, और यह ग्रामीण विकास विभाग का एक नोडल विभाग है। और इसके विशेष तथ्यों को देखा जाए तो यह योजना वर्ष 1991 में आरंभ अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का परिवर्तित रूप है। यह लाभार्थी की आयु 18 से 65 वर्ष की आयु तथा उसकी अधिकतम आय 2 लाख वार्षिक आय होनी चाहिए और इसमें किसी व्यवसाय को आरंभ करने के लिए 2 लाख एवं सेवा एवं उद्योग को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। योजना के तहत स्वीकृत लागत पर सामान्य लाभार्थी को 25%, जो कि अधिकतम 50,000 और SC/ST दिव्यांग आदि को 35%, जो कि अधिकतम 70,000 तक का अनुदान दिया जाता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ जो है वह अप्रैल 2005 से किया गया और इसका उद्देश्य गाँवों के शिक्षित गरीबों के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। और इसके विशिष्ट तथ्यों को बात की जाए तो इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और 2017 में इस योजना को मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के नाम से पुनः शुरू किया गया है। पर्यावरण मित्र योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को किया गया है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक एवं लेखा संबंधी कार्यों हेतु यह योजना आरंभ की गई और इस योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक पंचायत मित्र की नियुक्ति की जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ जो है वह 2 फरवरी 2006 को किया गया। यह 22 जिलों में संचालित है और यह संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी हो, जो कि 1 अप्रैल 2008 से। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक परिवारों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के श्रम परक रोजगार की गारंटी प्रदान करना होता है। अब आता है इसके अंतर्गत कि इसका क्रियान्वयन जो है वह एक तरीके से दे अकुशल मजदूरी की 100% पोषण केंद्र सरकार करती है, जबकि सामग्री अंश पर केंद्र एवं राज्य की भागीदारी 75:25 की होती है। यह नोडल विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है और इसके विशिष्ट तथ्यों की बात की जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी रोजगार परक योजना है तथा यह उत्तर प्रदेश में मनरेगा कर्मकारों की संख्या लगभग 1.45 करोड़ है और भारत में इसकी 14.32 करोड़ है। प्रदेश में मनरेगा कर्मकारों को वर्तमान में, जो कि दिसंबर 2023 में 233 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से प्रदान किया जाता है और मनरेगा के आवेदन में 15 दिनों में तथा आवेदनकर्ता के निवास स्थल में 5 किलोमीटर क्षेत्र में रोजगार देने की गारंटी प्रदान की जाती है।
अब आता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, जिसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य आवासहीन या कच्चे मकान वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए और इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों को 2.95 करोड़ रुपए के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के विस्तार स्वरूप देखा जाए तो इसे वर्ष 2022 से मार्च 2024 तक कर दिया गया है। इसका मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है और इसके क्रियान्वयन में केंद्र व राज्य का सरकार की जो वित्तीय भागीदारी है वह 60:40 में हो, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में ये जो भागीदारी है वह 90:10 में आती है। राष्ट्रीय आर्थिक सहायता के रूप में 1.20 लाख जो कि मैदानी जबकि पहाड़ी में 1.30 लाख रुपए दिए जाएंगे। मकान के साथ एक शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी और इस योजना में पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी इंदिरा आवास योजना को समाहित कर दिया गया। पीआईबी की रिपोर्ट अनुसार फरवरी 2024 तक देश में कुल 2.55 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश में 34.88 लाख घरों का निर्माण किया जा चुका है। अब नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में, जिसका शुभारंभ जो है वह 2018-19 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय आपदा, बीमारी व गरीबी के कारण बेघर हुए लोगों में बनटांगिया, मुसहर तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में ना आ सकने वाले गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु है। इसका उद्देश्य मतलब कि इसके विशेष तथ्यों को देखा जाए तो इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में आवास हेतु लाभार्थी को 1,20,000 व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे और इस योजना का 100% पोषण राज्य स्तर पर किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा किया करेगी। और उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023 तक इस योजना के तहत 2.03 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के बारे में, जिसे 24 फरवरी 2018 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य सीमावर्ती उपयुक्त क्षेत्र व पिछड़े गांवों तथा मुसहर, बनटांगिया व थारू बहुल गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए। इसका विशेष तथ्यों को देखा जाए तो यह योजना सेना तथा अर्धसेना बलों के शहीद हुए सैनिकों को गाँवों को शहीद गाँव के रूप में घोषित किया जाता और ऐसे गाँवों को संपर्क मार्ग का नाम गौरव पथ रखा गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरोवर मिशन के बारे में, जिसका प्रारंभ जो है वह 21 फरवरी 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करने व सुव्यवस्थित रूरबन क्लस्टरों के सृजन हेतु होता है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र सरकार के अंतर्गत विभाग आता है और यह इसके विशेष तथ्यों को देखा जाए तो यह रूरबन क्लस्टर गांवों का ऐसा समूह होता है जिसमें मैदानी व तटीय क्षेत्रों में 25,000 से 50,000 तथा रेगिस्तानी व पर्वतीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी इसमें सम्मिलित होती है। इस मिशन के तहत 300 रूरबन क्लस्टरों का समग्र विकास, सड़क, शिक्षा, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, परिवहन, पर्यटन आदि का विकास किया जा रहा है। अब आता है नगर विकास और रोजगार योजनाओं के बारे में कि राज्य आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का गठन जो है वह नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के साथ साथ आवासीय समस्या के समाधान हेतु किया गया और इस विभाग के अंतर्गत कई अभिकरण, नीतियां एवं कार्यक्रम संचालित किए गए जो निम्न प्रकार है, जिसमें आता है विकास प्राधिकरण के बारे में, जो प्रदेश के विकासशील नगरों को सुनियोजित में विकास सुनिश्चित करने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 के अधीन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया और प्रदेश में वर्तमान में 29 विकास प्राधिकरण आते हैं। विशेष विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बारे में, जो कि विशिष्ट महत्व के क्षेत्रों को सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 के अधीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया और वर्तमान में प्रदेश में 4, जिसमें कुशीनगर, शक्तिनगर, चित्रकूट, कपिलवस्तु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण आते हैं। आवास बंधु के रूप में, जो कि शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास एवं आवास के निर्माण के लिए संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन 1997 में आवास बंधु का गठन किया गया और इसका मुख्यालय जो है वह लखनऊ में स्थित है। राज्य नगरीय विकास अभिकरण, जो कि सूडा के बारे में, जो कि राज्य नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अधीन 1990 में एक नोडल एजेंसी के रूप में सूडा का गठन किया गया। इसके तहत प्रत्येक जिले में जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा संचालित है, जो कि एक तरीके से इस एजेंसी के माध्यम से शहरी गरीबों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान संबंधी योजनाएं जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, आश्रा योजना, मोटर बैटरी चालित रिक्शा वितरण योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना संचालित होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के बारे में, जो कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में एक नगर पंचायत का चयन कर उनका विकास हेतु यह योजना 2018 से 19 के लिए चलाई जा रही है।
स्वच्छ भारत मिशन शहरी के बारे में, जिसका प्रारंभ जो है वह 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में शहरों तथा कस्बों को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना है और इसका लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ और ODF बनाना होता है। इसकी विशेषताओं को देखा जाए तो इस योजना के तहत प्रथम चरण में SBMU 105 2014 से 2019 के तहत 100% शहरी क्षेत्रों में ODF घोषित किया जा चुका है और 2021-22 में SBMU 2.0 जो कि 2021 से 2026 की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य इसके पहले चरण से आगे बढ़कर ODF प्लस और ODF प्लस प्लस तक ले जाकर शहरी भारत को कचरा मुक्त बनाना है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के बारे में, जो कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की जगह केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 से शुरू की गई। इस योजना को प्रदेश में लागू करने का निर्णय 28 जनवरी 2015 को किया गया और इस योजना का उद्देश्य नगरीय क्षेत्र के निर्धन बेरोजगारों को स्वरोजगार और कौशल के आधार पर वेतन युक्त रोजगार के अवसरों पर लाभ उठाने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और असुरक्षा को दूर करना है। वर्तमान में इस योजना को दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है और यह योजना आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना आती है और यह योजना जो है वह 1 लाख से अधिक आबादी वाले प्रदेश में 130 चयनित शहरों में चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र एवं राज्यों की भागीदारी 75:25 के अनुपात में आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में, जो कि सबके लिए आवास उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई, जो कि 21 मार्च 2016 को शुरू की गई। इस योजना के तहत सभी को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था और इसमें केंद्र व राज्यों की भागीदारी 60:40 में है। इससे पूर्व संचालित राजीव आवास योजना को इस योजना में समाहित कर लिया गया था और अब इस योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है। अमृत के बारे में, अमृत जो है वह अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसे हिंदी में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन कहा जाता है। इसका प्रारंभ जो है 25 जून 2015 को किया गया और इसका उद्देश्य नगरों एवं कस्बों में जलापूर्ति, सीवेज, पार्क और वाहन पार्किंग व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना और इसका लक्ष्य वर्ष 2020 तक देश के 500 शहरों में बुनियादी ढांचे की विकास करना, जबकि अमृत 2.0 के तहत वर्ष 2021 से 26 के मध्य सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। अमृत 2.0 जो कि 2015 से संचालित अमृत मिशन में अमृत मिशन 2.0 में अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था और इसकी योजना अवधि अमृत 2.0 अवधि 5 वर्ष तक होगी और इसमें अन्य तथ्य 5 शहरों में से 470 के शहरों के लिए लक्ष्य पूरा हो गया और 6 शहरों में कार्य प्रगति पर आता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना के बारे में, जो कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को सुनियोजित विकास एवं जनसामान्य को पर्याप्त विद्युत उपकरण उपलब्ध कराने और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को 2016 से 17 में चलाई जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि इसका प्रारंभ जून 2015 में किया गया और इसका उद्देश्य नागरिकों की आकांक्षाओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप देश के 100 शहरों को आदर्श रूप में विकसित करना और अन्य विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाए तो इस मिशन में उन शहरों को प्रोत्साहित किया जाता है जो कि अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन के स्तर के साथ स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं और स्मार्ट समाधान लागू करते हैं। वर्ष 2018 तक उत्तर प्रदेश के 10 नगर निगम वाले शहरों, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली का चयन कर यह योजना लागू की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार उपयुक्त योजना से शेष बचे नगर निगमों वाले 7, जिसमें गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, शाहजहां आते हैं, जो शहरों में 2019-20 में अपने व्यय को स्मार्ट सिटी योजना चला रही है। स्मार्ट सिटी मिशन की योजना अवधि जो है वह 5 वर्षों, जिसमें 2015 से 20 के लिए थी, उसके विस्तार देते हुए जून 2024 कर दी गई और सितंबर 2023 में इंदौर में हुए इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव समारोह में उत्तर प्रदेश राज्य श्रेणी तथा आगरा शहर श्रेणी में तीसरे स्थान पर आया, जबकि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वाराणसी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कान्हा गौशाला योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ जो है वह 20 सितंबर 2017 को किया गया। यह प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पशु क्रूरता को रोकना और निराश्रित पशुओं के पुनर्वासन करना होता है। इस योजना का पूरा नाम कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना है। इस योजना के अंतर्गत नगर निकायों में कान्हा गौशाला का निर्माण किया जाता है और गौशाला में संरक्षित पशुओं को भरण पोषण की व्यवस्था निकायों के द्वारा की जाती है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 50 रुपया गौवंश प्रतिदिन का अनुदान दिया जाता है। गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के हेतु पर्यटन एवं तीर्थ स्थल या उद्योगशाला के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
अब यहाँ पर देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो शब्दावलियाँ थी और इससे रिलेटेड जो भी योजना थी उसको फिनिश कर दिया गया है। अब आता है आपकी प्रश्न के अंतर्गत देखा जाए तो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि लखनऊ में निम्न में कौन से अभिकरण है। पहला आता है जल संस्थान, दूसरा नगर निगम, तीसरा विकास प्राधिकरण और चौथा आता है ढूंढा। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है, ढूंढा भी है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है, तो ये कब चलाई जा रही है। इस योजना को 2018 से 2019 से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है प्रदेश में आवास विकास परिषद का गठन किया गया, तो ये कब किया गया, ये आपका 1966 से किया गया। नेक्स्ट आता है प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना शुरू की गई है, तो ये कब की गई, ये आपकी 2017 में की गई। नेक्स्ट आता है प्रदेश में विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं, तो ये कब गठित किए गए, 29 गठित किए गए हैं। नेक्स्ट आता है कि मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना रोजगार योजना में अधिकतम कितने रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं, तो इसमें देखा जाए तो इसमें 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है, तो ये आपकी 2016 से संचालित है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसी गांव मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के पात्र नहीं है, तो ऑप्शन ए सीमावर्ती गांव, ऑप्शन बी थारू बहुल गांव, ऑप्शन सी नदी तटवर्ती गांव, ऑप्शन डी आता है वन टांगिया गांव। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आता है आपका ऑप्शन सी, जिसमें नदी तटवर्ती गांव इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट आता है कि नगरीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है, तो इसमें कब से संचालित है, यह 2015 से। नेक्स्ट आता है इसमें कि राज्य ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थापित है, तो राज्य ग्राम्य विकास संस्थान आपका लखनऊ में है, तो ऑप्शन ए होगा। प्रदेश में कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं, तो ये आपके आते हैं 4, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा शहर केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन में सम्मिलित नहीं है, तो आपका वाराणसी सम्मिलित है, बरेली सम्मिलित है, अलीगढ़ सम्मिलित है, लेकिन अयोध्या इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के कितने शहर चयनित किए गए हैं, तो ये आते हैं आपके 10, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसकी मेजबानी इंदौर शहर में की थी, दूसरा आता है कि इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से सही हैं, तो इसमें आपका दोनों ही कथन सत्य हैं, तो इसके साथ ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर आपकी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें। धन्यवाद।